काला इंसाफ। ओम प्रकाश उर्फ ओमी एक पेशेवर कातिल था। आज भी उसने एक इंसान की जीवन लीला समाप्त कर डाली थी। उसके दुर्भाग्य से कुछ लोग उस गली में आ निकले। खून खून। उफ, ये कहां से आ मरे। उसके पास भागने के सिवाय अब दूसरा रास्ता नहीं था। शायद उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है। अब कुछ दिन मुझे अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए शहर छोड़ने का निर्णय कर वह अगली सुबह बस द्वारा कालागढ़ नामक कस्बे के निकट पहुंच गया। इस क्षेत्र में 10-15 दिन छुपकर रहा जा सकता है। कस्बे के बाहर ही एक सराय थी। सराय का बूढ़ा मालिक उसे देखकर खुश हुआ। यहाँ रुकोगे बाबू, कमरा तैयार कर दूं? अभी नहीं, पहले मैं कस्बे का एक चक्कर लगाऊं। कस्बे में घूमते फिरते वह जंगल की ओर निकल गया, जहां उसने इस वीरान मकान को देखा। जंगल के बीच ये किसका मकान है? उत्सुकता वश उसने मकान का एक चक्कर लगाया था। वह वापस सराय पहुंचा। बूढ़े को उस मकान के विषय में बताने के बाद, मैं उस वीरान मकान में कुछ दिन रहना चाहता हूं। क्या तुम उसका एक कमरा मेरे लिए साफ करा सकते हो? करा तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें उस मकान में रहने की सलाह नहीं दूंगा। कारण पूछने पर बूढ़े ने बताना शुरू किया। लगभग 100 वर्ष पूर्व उस मकान में एक अंग्रेज जज रहता था। वह बहुत जालिम और संगदिल इंसान था। वह जिस अपराधी को फांसी की सजा सुनाता था, उसे अपने ही मकान में फांसी दिलवाता था। कस्बे वाले कहते हैं कि मकान में अभी तक उस जज की आत्मा निवास करती है। मैं इस तरह की बकवास पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हारे वश में हो तो मेरे लिए उस मकान में रहने का प्रबंध कर दो। मैं किराया अदा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उस मकान का मालिक मेरा मित्र है, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। दोपहर तक बूढ़ा मकान की चाबी ले आया और ओमी को लेकर वहां पहुंच गया। यहाँ 8-10 कमरे हैं, तुम जिसे कहोगे उसे साफ करा दूंगा। ओमी को एक कमरा पसंद आया जिसमें काठ कबाड़ नहीं था। यह कमरा साफ करा दो। बूढ़े को काम पर छोड़कर ओमी मकान से बाहर निकला। जब तक यह कमरा साफ होता है, थोड़ा घूम लिया जाए। उसी पल उसकी निगाह सामने जमीन पर पड़ी। ओह, ये क्या? ये तो फांसी का फंदा है। उसने घूमकर चारों दिशाओं में देखा। कमाल है, कहीं कोई फंदा लटका दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये परछाई कैसी? वह आगे बढ़ा तो फंदा भी आगे खिसकने लगा। कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। सूरज डूबने लगा तो फंदे की वह परछाई गायब हो गई। यह शायद मेरा वहम था। हत्या के आरोप में फांसी से बचने के लिए सोचते रहने के कारण मुझे वो फंदा दिखाई दे रहा होगा। अंधेरा फैलने लगा तो वह वापस मकान में आ गया। बूढ़ा उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। सफाई हो चुकी है बाबू, मैंने तुम्हारा खाना भी मंगा कर रख दिया है। वह आतिशदान की ओर बढ़ा तो छत में लटकी रस्सी उसके सिर से टकराई। यह रस्सा कैसा है बड़े मियाँ? यह घंटा बजाने का रस्सा है। कहा जाता है कि वह जज जब किसी को फांसी देता था तो पहले घंटा बजाकर आसपास के लोगों को जमा करता था। ओमी ने रस्सा खींचा तो बाहर घंटा बज उठा। उफ, ये कैसी भयानक और तेज आवाज है। तुम्हारे मस्तिष्क पर उस जज का भूत सवार है बड़े मियाँ। बेहतर यह है कि अब तुम अपनी सराय का रास्ता लो। सुबह मेरा नाश्ता ले आना। ठीक है बाबू। बूढ़े के जाने के बाद उसने खाने की ट्रे उठाई और अपने बिस्तर पर आ बैठा। खाना खाकर लंबी नींद निकालूंगा। अभी उसने पहला कौर तोड़ा ही था कि बाहर घंटा तेज आवाज में बज उठा। उसने तुरंत घंटे के रस्से की ओर देखा। चूहा। रस्सी के सिरे पर पहुंचकर चूहे ने उसकी ओर छलांग लगा दी। अरे! निकट आकर चूहा रुक गया और अपनी चमकीली आंखों से ओमी को घूरने लगा। हे भगवान, इसकी आंखें कितने भयानक है। इतना बड़ा चूहा मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसने चूहे को भगाने के लिए हुशकारा लगाया। हुश, चल भाग। लेकिन चूहा डरकर भागने के बजाय खाने की ट्रे पर टूट पड़ा। क्रोध में भरकर ओमी ने ट्रे पर ठोकर जमाई। तेरी तो! चूहे को मारने के लिए ओमी उसके पीछे लपका। छोड़ूंगा नहीं। कुर्सी पर चढ़कर चूहे ने कॉर्नर्स पर छलांग लगा दी। हाथ आ गया तो मार डालूंगा। ओमी के निकट पहुंचने से पहले ही चूहा फ्रेम के पीछे घुस गया। भाग गया कमबख्त। तभी उसने खाली फ्रेम में एक चित्र उभरते देखा। हे राम!
देखते ही देखते एक पूरा चित्र बन गया था। ये एक जज का चित्र था। जज, ये मेरा वहम है। चित्र पहले से ही यहाँ होगा। चूहे के चक्कर में मैंने उसे देखा नहीं होगा। वह डरपोक या कायर नहीं था, इसलिए उस घटना को महत्व न देते हुए वह अपने बिस्तर पर पहुंच गया। चूहे ने खाना खराब कर दिया, अब भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर करवटें बदलते रहने के बाद वह सो गया। सूर्योदय से कुछ पहले का ही समय था जब छाती पर दबाव महसूस करके वह जागा था। ओह! वह हड़बड़ाकर उठा था। तेरी तो! फिर वह चूहे की ओर झपटा और चूहा जज की कुर्सी पर जा चढ़ा। इस बार चूहा भागा नहीं, बल्कि कुर्सी के गद्दे पर बैठकर उसने ओमी को भयानक आंखों से घूरा। उफ! ये तो मुझ पर हमला करना चाहता है। किसी हथियार की तलाश में उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर चित्र की ओर गई। हे भगवान, वह जज कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने। कौन है? जज की कुर्सी पर अब स्वयं वह जज बैठा था। हे राम, कौन हो तुम? ये क्या नाटक कर रहे हो? चुप रहो, तुम इस समय एक जज के सामने खड़े हो। कहाँ के जज हो तुम? इस पूरे क्षेत्र का। कभी यहाँ मेरा राज था, मेरा आदेश चलता था और यहाँ मेरा काला इंसाफ दूर दूर तक प्रसिद्ध था। काला इंसाफ? हाँ, जब मैं किसी को फांसी की सजा देता था तो लोग उसे काला इंसाफ कहते थे और आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना काला इंसाफ दोहराने का अवसर मिला है। मैं तुम्हें फांसी की सजा देने जा रहा हूँ। जज ने कुर्सी उठाकर छत में लटके रस्से के नीचे लाकर रखी और कुर्सी पर चढ़कर रस्सी का फंदा बनाने लगा। उफ! मैं क्या करूं? कैसे भागूं यहाँ से? जज की हरकत देखकर ओमी का दिल भाग जाने को कर रहा था, पर आश्चर्य, उसका शरीर जड़ हो चुका था। उसका सिर्फ मस्तिष्क काम कर रहा था। वह सब कुछ देख समझ रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। जज अब कुर्सी से उतरकर निकट आया और भारी भरकम ओमी को उसने गोद में उठा लिया। ओमी को कुर्सी पर खड़ा करके जज ने उसके गले में फंदा डाल दिया। अब मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा, कहकर जज ने उसके नीचे से कुर्सी खींच ली। मकान की छत पर लटका घंटा भयानक आवाज में बज उठा था। सराय का बूढ़ा मालिक अपने एक नौकर के साथ ओमी के लिए नाश्ता लेकर आ रहा था। ओह! ये तो उसी घंटे की भयानक आवाज है। शायद वह बाबू हमें मदद के लिए बुला रहा है। बाहर सूर्योदय हो चुका था। जब उन्होंने मकान में प्रवेश किया तब तक ओमी हर मदद से दूर जा चुका था। इस घटना के बाद उस क्षेत्र में रहस्यमय जज का काला इंसाफ फिर से चर्चा का विषय बन गया था। दी ब्लैक टाइम्स। लॉटरी के बाजारों में लगी भीड़ को देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे पूरा शहर ही जुआ घर बन गया हो। अधिकांश लोग अपने परिवारजनों का पेट काट कर सट्टा खेल रहे थे। आज नंबर जरूर लगेगा, दोपहर को टिकट कैश कराऊंगा और घर में महीने भर का राशन भरवा दूंगा, 100 छक्के दे दो। और कुछ लोग अपने फर्ज के साथ विश्वासघात करके अपने शौक को पूरा कर रहे थे। 1000 के चौके, 500 के सत्ते। और रमेश खत्री नामक वह व्यक्ति एक फर्म में कैशियर था और फर्म के पैसे से लॉटरी खेलकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश में जुटा था। दोपहर को जब लॉटरी का रिजल्ट आया, इक्का खुला है। उफ! आज फिर छक्का पिट गया। अब घर में राशन कहां से ले जाऊं? हे भगवान, मैं कंपनी का 5000 रुपया हार गया। शाम 5 बजे तक 5000 रुपए कंपनी के कैश में रखने जरूरी थे। अब क्या करूं? मेरा बॉस बहुत ही खुर्राट है। कम कैश देखते ही वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। भय के कारण वह ना दफ्तर गया और ना ही घर। आधी रात हो चुकी है। अब कहीं सोने के लिए जगह तलाश करनी चाहिए। कब्रिस्तान के निकट से गुजरते हुए
उसने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। यहाँ बहुत शांति है, किसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाऊंगा। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए बिना डरे एक पेड़ के नीचे पसर कर सो गया। रात आराम से बीत गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही कब्रिस्तान का अंधेरा छटने लगा, फिर पूरी तरह उजाला हो गया। ओह, अखबार! कब्रिस्तान में कौन अखबार फेंक गया? प्रथम पृष्ठ देखकर वह जोर से चौंका था। 4 जनवरी, बुधवार, लेकिन आज तो मंगलवार है। 3 जनवरी, कल 2 जनवरी थी, सोमवार था। मुझे अच्छी तरह याद है। पिछले पृष्ठ पर दैनिक लॉटरियों के रिजल्ट छपे थे। राजस्थान में तिग्गी, हरियाणा में चौका। तभी कुछ लोग कब्रिस्तान में एक लाश के साथ प्रविष्ट हुए थे। ओह! अपने मन की शंका मिटाने के लिए वह एक व्यक्ति के निकट पहुंचा। आज कौन सी तारीख है भाई? 3 जनवरी। लेकिन मेरे पास तो 4 जनवरी का अखबार है। ये देखो, मैं यहाँ अखबार पढ़ने नहीं आया हूँ। जाओ, अपना काम करो। वे लोग आगे चले गए थे। तभी रमेश को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया हो। तुम्हारे हाथ में भविष्य का अखबार है। कब्रिस्तान से प्रकाशित होने वाला ये अखबार एक दिन आगे की खबर देता है। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर रमेश तुरंत कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रास्ते में उसने कुछ और लोगों से दिन और तारीख के विषय में पूछा। आज मंगलवार है भाई, 3 जनवरी 1995। कमाल है। काफी पूछताछ के बाद उसके भीतर एक विचित्र सा जोश भर गया था। तो क्या मेरे पास सचमुच भविष्य का अखबार है? यानी लॉटरी के जो नंबर इसमें छपे हैं वो आज दोपहर खुलने वाले हैं। उसने अपनी जेबें टटोली तो 100 रुपए का एक नोट निकल आया। अगर ये अखबार सच्चा है तो आज मेरा नंबर जरूर लगेगा। ये 100 रुपए 7 गुना हो जाएंगे। वह तुरंत लॉटरी बाजार पहुंचा था। राजस्थान लॉटरी की 100 तिग्गियां दे दो। दोपहर 1:30 बजे लॉटरी का रिजल्ट आ गया। राजस्थान में तिग्गी, हरियाणा में चौका। याहू! उसके 100 रुपए के 700 रुपए बन चुके थे। हा 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 हा! कल इन 700 के 7,000 बनाऊंगा। एक पार्क में बैठकर उसने जेब से अखबार निकाला। इस बार उसकी नजर घोड़ों की दौड़ यानी रेस के रिजल्ट पर पड़ी। सुल्तान, ये घोड़ा तो फिसड्डी समझा जाता है, उस पर बहुत कम दाव लगते हैं। कुछ ही देर में वह रेस कोर्स जा पहुंचा। अगर सुल्तान को ही जीतना है तो मैं उसी पर दाव लगाऊंगा। सुल्तान पर 700। अजी हुजूर, रकम डूब जाएगी आपकी। सुल्तान नहीं जीतने वाला। आप लोग अपनी रकमों की चिंता करो। सुल्तान आज जैकपॉट जीतने वाला है। 1 नंबर के गधे हो तुम। रेस आरंभ होने में कुछ ही देर बाकी थी। तुमने सुल्तान पर रकम लगाई है? हाँ, और मैं ही जीतूंगा। अबे चुप! अगर तेरा सुल्तान जीत गया तो गोली मार दूंगा तुझको। डोंट वरी यार, सुल्तान नहीं, अपना सिल्वर किंग जीतेगा। रेडी, द फर्स्ट रेस इज अबाउट टू बिगिन। अगले ही पल रेस शुरू हो गई थी। दाव खेलने वाले लोग जैसे पागल हो उठे थे। सिल्वर किंग, रोजी रोजी। रमेश आंखें फैलाए शांत बैठा था। सुल्तान तो सबसे पीछे रह गया है। अचानक सुल्तान की गति तेज हुई। सुल्तान! और देखते ही देखते वह सबसे आगे निकल गया। ये! उसके बाद कोई भी सुल्तान के निकट नहीं पहुंच सका था। सुल्तान! सुल्तान ने विक्ट्री मार्क क्रॉस किया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ रमेश का स्वर गूंज रहा था। मैं जीत गया! सुल्तान जीत गया! हा 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 हा! जीत के रूप में रमेश को 50,000 रुपए मिले थे। 500 के नोटों की एक गड्डी दे दो भैया। रकम जेब में रखकर वह बहुत खुश था। 5,000 कंपनी को लौटाने के बाद भी 45,000 बच जाएंगे। आज की रात फिर कब्रिस्तान में सोऊंगा और कल का अखबार मेरी इस रकम को 10 गुना कर देगा। सड़क पर आकर उसने टैक्सी के लिए नजर दौड़ाई। इस जगह खाली टैक्सी मुश्किल से ही मिलती है। समय नष्ट करने के बजाय लोकल ट्रेन ही पकड़ी जाए। स्टेशन पर एक ट्रेन तैयार खड़ी थी। वाह, ये तो पूरा कंपार्टमेंट खाली है। उसके चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी थी। आराम से बैठने के बाद उसने जेब से वही अखबार निकाला। और क्या क्या लिखा है इस भविष्य का अखबार यानी द ब्लैक टाइम्स में? तेल के कुएं में लगी आग बुझ गई।
ये बोर खबरें हैं। भीतर का पृष्ठ देखता हूँ। भीतर एक हेडलाइन पर उसकी दृष्टि जम गई। लोकल ट्रेन में हत्या। वह जल्दी से पूरी खबर पढ़ने लगा। लोकल ट्रेन में रमेश खत्री नामक व्यक्ति को किसी ने चाकू घोंपकर मार डाला। रमेश खत्री ने कुछ देर पहले रेस में 50,000 रुपए जीते थे। समझा जाता है उसकी हत्या उसी रकम के लिए की गई है। तभी दरवाजे पर आहट हुई। ओह! उसने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन सफलता न मिल सकी। या! आह! रमेश के हाथों से द ब्लैक टाइम्स छूट गया और खिड़की के बाहर तेज हवा के साथ उड़ता चला गया। मिस्टर कैट। पाठकों, आज हम आपको एक ऐसे बिल्ले की कहानी सुना रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने पालतू जानवरों के दिल के राज समझने लगेंगे। मनुष्य आरंभ से ही जानवरों को सुधारता और सिखाता आया है, लेकिन क्या आप कभी ऐसे जानवर से मिले हैं जिसने मनुष्य को कुछ सिखाने का प्रयास किया हो और उसमें सफल भी रहा हो? अगर नहीं तो मुझसे मिलिए। मैं एक बिल्ला हूँ। मेरे मालिकों ने मेरा नाम सार्जेंट रखा हुआ है। आइए मैं बताता हूँ कि मैंने इंसानों को क्या सिखाया है। यह मेरी मालकिन शीबा है। इस समय मुझे भूख लगी है और यह बात मैं शीबा को बताना चाहता हूँ। अब देखिए कैसे मैं अपने विचारों को शीबा तक पहुँचाता हूँ। मैं भूखा हूँ। इस कार्य में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन परिणाम अवश्य मिलता है। मैं भूखा हूँ। ओह सार्जेंट, माय स्वीट कैट। आई एम सॉरी डियर, मैं तुम्हें खाना देना भूल गई। तुम्हें भूख लगी है ना? देखा, मुझे सफलता मिल गई है और खाना भी मिल गया है। अब मेरा पेट भर चुका है। आइए मैं आपको अपने मालिक यानी शीबा के पति कपिल से मिलाता हूँ। ये है कपिल, मगर इसे मुझ में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। बस कभी कभार बोल लेता है। हेलो सार्जेंट। लेकिन सिर्फ हेलो से मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं इसे खूब तंग करता हूँ। ए सार्जेंट, डोंट बी सिली। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तुम शीबा के पास जाओ। यह मुझे इसी प्रकार टाल देता है। खैर, मैं दूसरे कमरे में जाकर खेलता हूँ। बेडरूम में। मुझे चादरों और तकियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तभी सार्जेंट, यू आर डर्टी बॉय, बिस्तर खराब कर रहे हो। आज घर में पार्टी है, बहुत से मेहमान आएंगे। तुम मेहमानों के सामने शरारत बिल्कुल नहीं करोगे, समझे? हाँ, समझ गया। फिर शाम को पार्टी में सब मजे कर रहे हैं। मेरी और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। शीबा भी मेहमानों में उलझी हुई है। मुझे अपने लिए कोई साथी तलाश करना चाहिए। वह अकेला बैठा है, उसे ही बुलाता हूँ। सुनो मेरी और देखो, मैं एक सुंदर बिल्ला हूँ। कुछ देर प्रयास करने के बाद, अरे वाह, ये बिल्ले मियाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो डियर कैट, कम ऑन, शेक हैंड। तभी शीबा वहां आ पहुंची। ओह, क्या सार्जेंट आपको सता रहा है? नो मैडम, मैं ही इसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कमाल है, आप पार्टी छोड़कर बिल्ले से खेल रहे हैं। आइए एक ड्रिंक और लें। बाद में लूंगा, पहले आपके बिल्ले की तारीफ तो कर लूं। ऐसा शानदार बिल्ला मैं पहली बार देख रहा हूँ। वह व्यक्ति हंसा तो उसके मुंह में सोने का दांत दिखाई दिया था। मेहमानों की भीड़ से हटकर शीबा कपिल के पास पहुंची। सॉरी डियर, मैं जरा तुम्हारे मित्र से बात करने लगी थी। वह मेरा मित्र नहीं तो? तभी अरे भाई, बहुत भूख लगी है, खाना नहीं खिलाना क्या? सॉरी, अभी लगवाती हूँ। खाना लग गया। कुछ देर बाद सभी मेहमान विदा हो गए और पार्टी समाप्त हुई।
2 दिन बाद की एक रात। शीबा और कपिल आज फिर मुझे अकेला छोड़कर कहीं दावत उड़ाने चले गए हैं। अब आधी रात को लौटेंगे। तभी अरे ये तो वही है जिससे पार्टी में मुलाकात हुई थी, मगर यह अब यहाँ क्यों आया है? कुछ गड़बड़ है। यह शीबा के कमरे में जा रहा है। मैं जब कमरे में प्रविष्ट हुआ तो ओह, वह शीबा की अलमारी खोलकर जेवर निकाल रहा है। अवश्य ही ये कोई चोर है। मुंह नोच लूंगा इसका। ये बिल्ला तो बहुत खतरनाक है, यही बंद कर दूंगा कमबख्त को। मुझको दूर झटक कर वह भाग निकला था। मैंने उसके पीछे बाहर जाना चाहा, लेकिन ओह, उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। फिर काफी देर बाद दरवाजा शीबा ने खोला था। कपिल, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। कमरे का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया था। तभी शीबा की नजर अलमारी पर गई। अलमारी? मेरी अलमारी किसने खोली? अलमारी से जेवर गायब पाकर शीबा के होश उड़ गए। कपिल, हम लुट गए। सारे जेवर चोरी हो गए हैं। ओ गॉड, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई थी। चोर ने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा है। आपको किसी पर शक तो नहीं? किसी ऐसे आदमी पर जो आपके घर के विषय में जानकारी रखता हो? मुझे तो किसी पर शक नहीं है। अच्छा, तो आपने किसी अजनबी को अपने घर के इर्द गिर्द घूमते तो नहीं देखा? नहीं। मुझे शीबा को बताना चाहिए कि यहाँ कौन आया था। शीबा, उस सोने के दांत वाले को याद करो, वही आया था। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी शीबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यह आज मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? शायद इसका दिमाग परेशान है, इसलिए आज इस पर कोशिश करना बेकार है। कपिल को समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं अपने विचार कपिल तक पहुँचाने का प्रयास करने लगा। कपिल, पार्टी वाला दिन याद करो, वह सोने के दांत वाला व्यक्ति। मेरी कोशिश बराबर जारी थी। सोने का दांत, पार्टी, अजनबी। उफ, मेरे मस्तिष्क में गुदगुदी क्यों हो रही है? फिर अचानक वह चौंका। अरे हाँ शीबा, तुम्हें वह पार्टी वाला अजनबी याद है जिसे तुम मेरा मित्र समझ रही थी और मैं तुम्हारा, लेकिन हम दोनों में से किसी ने उसे नहीं बुलाया था। वो मारा। आखिर कपिल मेरी बात समझ ही गया। कौन था वो अजनबी? जरा मुझे उसका हुलिया बताइए। शीबा ने अजनबी का पूरा हुलिया बताया। उसके मुंह में सामने का एक दांत सोने का था इंस्पेक्टर। सोने का दांत? ओह, मैं समझ गया। वह एक शातिर चोर है। पुलिस के पास उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इंस्पेक्टर उसी समय चोर को गिरफ्तार करने चला गया। चोर पकड़ा गया, लेकिन मेरे मालिक ये नहीं जानते कि उसकी गिरफ्तारी में मेरी क्या भूमिका रही। खैर, आप लोग तो जान गए हैं। अब कहिए, कहीं मेरा जैसा बिल्ला देखा है आपने? भूतों के मेहमान। घनघोर काली रात में सड़क का सीना रौंदती यह कार तीव्र गति से अपना सफर तय कर रही थी। सुंदरनगर 300 किलोमीटर। कार में सवार हरीश और गिरीश नामक यह दोनों युवक व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर से वापस लौट रहे थे। हरीश, इस बार का टूर तो बहुत ही कामयाब रहा। हाँ, इस डील में हमें पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। इसी पल एक तीव्र झटका खाकर कार का इंजन बंद हो गया। क्या हुआ गिरीश? गाड़ी क्यों बंद हो गई? मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा। गिरीश ने नीचे उतरकर बोनट खोला। इंजन बहुत गर्म हो गया है। हरीश डियर, हमें कुछ घंटे रुकना होगा इस जंगल में। मजबूरी है भाई। वैसे मैंने कुछ ही पीछे एक रास्ता बाईं तरफ जाते हुए देखा था। शायद उधर कोई बस्ती हो,
वहां आराम करेंगे और एक आध पैग विस्की पिएंगे। तो चलो सूटकेस उठा लें, उसमें विस्की की बोतल है। दोनों पैदल ही उस ओर चल दिए थे। यह तो कच्चा रास्ता है, गांव के रास्ते कच्चे ही होते हैं भाई। आओ चलते हैं। कुछ ही दूरी पर एक बस्ती के आसार नजर आ रहे थे। तुम्हारा अनुमान ठीक निकला, वो देखो सामने बस्ती है। शीघ्र ही वह बस्ती की पहली इमारत के निकट पहुंच गए। यह तो गांव का स्कूल लगता है। कैसा स्कूल है ये? ऐसा लगता है यह बरसों से किसी ने पांव नहीं रखा है। तभी टॉर्च के प्रकाश का दायरा एक पेड़ पर पड़ा। अरे ये तो फांसी का फंदा है। हाँ, लेकिन स्कूल परिसर में फांसी के फंदे का क्या काम? जब कोई आदमी नजर आएगा तो उससे ये बात जरूर पूछेंगे। आओ। कमाल है, कैसी बस्ती है। इंसान तो क्या, जानवर तक नहीं दिखाई देता। लगता है बस्ती वीरान है। अचानक हरीश चिल्लाया था, नहीं गिरीश, बस्ती वीरान नहीं है। उधर देखो, वह लोग हमें देख रहे हैं। उन्हें अपनी ओर देखते पाकर झांकने वाले पीछे हट गए थे। हम अजनबी हैं ना, शायद इसीलिए वो लोग हमसे डर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, शायद कोई सराय वगैरह मिल जाए। कुछ आगे बढ़कर उन्हें एक सराय नुमा इमारत दिखाई दी, जिसका द्वार खुला हुआ था। यह सराय हो सकती है, भीतर रोशनी भी है। दोनों को प्रवेश करते देख सराय का बूढ़ा मालिक उठ खड़ा हुआ था। हे, आइए, आपका स्वागत है। ओह, लगता है 100 वर्ष पुरानी किसी सराय में आ पहुंचे हैं। हमें यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है मियाँ? जरूर मिलेगी साहब। मैं आपको यहाँ का सबसे शानदार कमरा दूंगा, मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, खाना हम खा चुके हैं। यह व्यक्ति तो भूत जैसा लगता है। बूढ़ा उन्हें पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले आया। यह रहा आपका कमरा। यदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। धन्यवाद बड़े मियाँ। बूढ़ा उन्हें छोड़कर तुरंत ही नीचे चला गया था। गिरीश, ये कमरा भी 100 वर्ष पुराना लगता है। जरा इसके पुराने फर्नीचर को तो देखो। हाँ यार, मुझे तो इस बस्ती में कुछ गड़बड़ लगती है। तभी किसी का ठहाका सुनकर दोनों बुरी तरह चौंक उठे थे। ठीक कहा तुमने, ये मौत की बस्ती है और आज रात तुम दोनों की बारी है। कौन हो तुम? गिरीश, ये व्यक्ति कमरे में तो नहीं दिखाई देता। तुम मुझे सिर्फ शीशे में ही देख सकते हो, क्योंकि मैं जीवित नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। मेरा नाम बोलान है। शहर शहर घूमकर जादू का खेल दिखाना मेरा पेशा था। आज से 100 बरस पूर्व मैं इस कस्बे में अपना खेल दिखाने आया था और इसी सराय में ठहरा था। ये कहते हुए बोलान की छवि आईने से गायब हो गई और बस्ती के मैदान का दृश्य उभर आया था। साहिबान, आज मैं आप लोगों को मिस्र का काला जादू दिखाऊंगा। कोई एक बालक आगे आए। भीड़ में से एक बालक आगे आया, मगर वह कुछ डरा हुआ भी था। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बच्चे, कुछ नहीं होगा। अब देखिए साहिबान, मेरे जादुई डंडे का कमाल। 1 मिनट बाद गायब हो जाएगा बोरी में बंद ये बच्चा। लेकिन 1 मिनट के बाद, अरे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? ये गायब क्यों नहीं हुआ? बोरी खोलो जादूगर, वरना बच्चे का दम घुट जाएगा। जब जादूगर बोलान ने बोरी खोली तो ओह, जादूगर ने इसे मार डाला। ये तो मर गया। नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। शायद भय के कारण इसकी हृदय गति रुक गई है। मेरी बात सुनो।
भीड़ को रुकता न पाकर जादूगर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो पकड़ो, जाने दो मुझे सराय के भीतर घुस जाना चाहिए। जब तक उनका क्रोध शांत नहीं हो जाता कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। तभी पकड़ो, मार डालो, छोड़ दो मुझे। लोगों की भीड़ जादूगर को घसीटती हुई गांव के स्कूल के मैदान में ले आई। इस जादूगर को बच्चे की हत्या के आरोप में हम स्वयं फांसी देंगे। नहीं, अब तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, अतः मरने से पहले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद से हर रात तुम लोग इसी तरह बस्ती के एक आदमी को पकड़कर फांसी पर लटकाते रहोगे, और जब बस्ती वीरान हो जाएगी तो उसके निकट से गुजरने वाले यात्रियों को फांसी होगी। तुम्हारी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी रहती दुनिया जब तक तुम लोग अपना यही पाप दोहराओगे। इसके बाद आईने का दृश्य बदल गया और बोलान दिखाई दिया। उन लोगों ने मुझे फांसी देकर मार डाला और आज तक वे मेरे श्राप से बंधे हैं। आज बहुत दिनों के बाद तुम लोग उनके हाथ लगे हो, अतः अब वह तुम्हें फांसी देने की तैयारी कर रहे होंगे। मगर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो इस बस्ती के निवासी भी नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बस्ती में आने वाले हर व्यक्ति को मेरे श्राप को भोगना होगा। बस्ती वाले तुम्हें लेने के लिए कुछ ही देर में इस कमरे में पहुंचेंगे। इसके साथ ही बोलान की छवि अदृश्य हो गई थी। तभी बाहर से बहुत से लोगों के चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। पकड़ो, मार डालो। यह क्या है? बाहर का दृश्य देखकर दोनों कांप कर रह गए थे। उफ! वे हमें लेने आ रहे हैं, भागो यहां से। मगर हम जाए कहां? वे भागकर कॉरिडोर में पहुंचे तो शोर की आवाजें तेज हो चुकी थी। ऊपर चलो, पकड़ लो। वे नीचे पहुंच चुके हैं। घबराकर दोनों बराबर वाले कमरे में घुस गए। रक्षा कर भगवान। तभी भीड़ ऊपर आ चुकी थी। दरवाजा तोड़ डालो। उन्होंने दूसरे कमरे में झांक कर देखा। पकड़ो! भीड़ के भीतर जाते ही गिरीश को एक युक्ति सूझ गई। हरीश, सूटकेस से विस्की की बोतल निकालो, जल्दी। लेकिन क्यों? कहते हैं आत्माएं आग से डरती हैं। हम आत्माओं को भीतर कैद कर लेंगे, दरवाजे पर आग लगा देंगे। आग की वजह से वह हमारा पीछा नहीं कर पाएंगी और हम भाग निकलेंगे। दरवाजे पर विस्की छिड़क कर गिरीश ने आग लगा दी। आग लगते ही भीतर से भयानक शोर उठा था। हरीश, भागो! दोनों सिर पर पांव रखकर भागे थे। शुक्र है हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अपनी कार तक वे सुरक्षित पहुंच गए थे। शुक्र है स्टार्ट हो गई। कुछ ही पल में वे उस बस्ती से दूर निकल आए थे। रास्ते में पड़ने वाले पहले कस्बे में रुककर वे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस अधिकारी को अपने साथ बीती घटनाएं सुनाई। हम मौत के मुंह से निकल कर आए हैं इंस्पेक्टर। मुझे तो लगता है आप लोग कोई सपना देख कर आ रहे हैं। जिस स्थान पर आप बस्ती होने की बात कर रहे हैं वहां तो मैं अपने बचपन से सिर्फ खंडहर देखता चला आ रहा हूं। हो सकता है वह खंडहर किसी बस्ती के हों। उन दोनों के जिद करने पर सुबह इंस्पेक्टर उनके साथ उस स्थान पर पहुंचा। देख लीजिए, यहाँ सिर्फ खंडहर हैं। असंभव। रात हमने यहाँ जो कुछ देखा था वह सपना हरगिज नहीं था। फिर तो मैं यही कहूंगा कि कल रात आप भूतों के मेहमान रहे हैं। शुक्र कीजिए कि आपकी जान बच गई। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन शायद ही कोई हमारी इस कहानी पर विश्वास करेगा। जो लोग भूतों पर विश्वास करते हैं वे तो हमारी बात को अवश्य ही सच मानेंगे। तो पाठकों, एक सच्ची कहानी हमने सुना दी। अब विश्वास करना या ना करना आप पर निर्भर है।